नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको महान लेखक विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब आइए सुनते हैं भाग 3। इससे पहले के 2 भागों में आपने सुना कि किस तरह लेखक अपनी मेम भाभी का दीवाना हुआ रहता था। बाल्यावस्था में वो हर वक्त मेम भाभी के पास ही रहना चाहता था और फिर कई वर्षों बाद जब वो वयस्क हो गया तो अचानक एक बार आबू रोड पर उनसे अनायासी मुलाकात हो गई। और अब आगे पर मेम भाभी की कहानी लिखने बैठता हूँ तो लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। शुरू की पंक्ति पढ़ने लगा तो देखता हूँ गलती से अंत की बात पहले ही कह डाली है। कहानी को शुरू से अंत तक नियम के अनुसार सिलसिलेवार लिखूंगा, तभी तो आप कहानी ठीक से समझ पाएंगे। तो अच्छा, अब शुरू से ही शुरू करता हूँ। अलकेश भैया कोर्ट जाते और अपने काम में डूब जाते। इधर घर में मेम भाभी भी हिंदू घरों की बहुओं की तरह कामकाज में व्यस्त रहती। इसी ढर्रे से सब कुछ चल रहा था कि एक दिन हमारे घर में हो हल्ला मच गया। रंगा चाची ने कहा, हाय, ये कैसे हो गया? बड़ी ताई ने कहा, पता नहीं, शायद शराब वराब पी होगी। माँ ने कहा, लेकिन अलकेश शराब पीता ही कहाँ है? बड़ी जीजी। बड़ी ताई ने कहा, पीता है, तुझे क्या मालूम? मेम साहब ही जब सिगरेट और शराब पीती है तो उसकी भली कही तुमने। देवी पीती है और देवा नहीं पीता, ये भला मुमकिन है? छिप छिप कर ये लोग क्या क्या खाते हैं ये किसे मालूम है? बताओ भला, जो गाय तक खाते हैं उनकी कैसी तो जाति और कैसा धर्म। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि अलकेश भैया की तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी कोई साधारण नहीं थी। डॉक्टरों से घर भर गया। रास्ते में मोटरों की कतार लग गई। पिताजी, रंगा चाची, बड़े ताऊजी सब उसे देखने गए थे। धीरे धीरे मैं भी गया। पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर सा लग रहा था। समूचे घर में एक निशब्द आतंक अपने पैर जमा जमा कर घूम रहा था। लग रहा था मानो लोग अच्छी तरह पैर रखने में डरते हों या अच्छी तरह बात करने में भी डरते हों। सिर्फ दूर से ही मैंने देखा कि मेम भाभी अलकेश भैया के सिरहाने एक चेयर पर बैठी थी। उसकी नज़रें किसी और भी नहीं पलटती थीं। सावित्री सत्यवान की फ़ोटो देखी थी मैंने। उस समय मेम भाभी भी बिल्कुल सती सावित्री सी लग रही थी। हैंडलूम की लाल किनारे वाली सफ़ेद साड़ी पहने और बालों को पीठ पर फैलाए हुए, मांग में सुर्ख लाल सिंदूर और माथे पर बड़ी सी बिंदी। क्या ही ज्योतिर्मयी प्रतिमा सी लग रही थी वो। एक के बाद एक कितने ही दिनों से वो उपवास किए हुए अलकेश भैया के पास बैठी थी। पल भर को भी उसका सामीप्य नहीं छोड़ती। उसको खाने के लिए कहने वाला भी घर में कोई नहीं था। सेवा शुश्रूषा करने वाला भी कोई नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर उद्वेग की परछाई तक नहीं थी। धीरज एवं स्थिरता की मूर्ति बनी हुई बैठी थी वो। डॉक्टर आते थे, चले जाते थे। मरीज का निरीक्षण होता था। दवाइयों की गंध, पेनिसिलिन, बर्फ आदि कुछ भी बाकी नहीं रहा। पर मेम भाभी का किसी और भी ध्यान नहीं बढ़ता था। मानो मेम भाभी मन ही मन अलकेश भैया का ध्यान लगाए बैठी हो। मुझे देखकर भी मानो उसने नहीं देखा। मुझे याद है, हमारे स्कूल के दरबान के घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे शिवजी के चबूतरे पर सिर टेक कर मैंने प्रणाम किया था और प्रार्थना भी की थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मेरी मेम भाभी को हिंदू मान लो प्रभु। वो हमारे देश की लड़की नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कृपा करके उसको शांति दो प्रभु। अलकेश भैया को ठीक कर दो। उसके बाद कालीघाट के ट्राम डिपो के सामने वाले गिरजाघर के पास भी सड़क पर खड़े होकर प्रार्थना की थी मैंने। मुझे पता नहीं कि भीतर मूर्ति थी भी या नहीं, फिर भी उस अदृश्य देवता को संबोधित कर मैंने कहा था, मेम भाभी तुम्हारे ही देश की लड़की है प्रभु। वो यहाँ आकर मुसीबत में फंस गई है। उसका पति बहुत बीमार होकर अचेत पड़ा है और अब गया तब गया किसी हालत है हो रही है। आप उसको ठीक कर दीजिए जिससे मेरी मेम भाभी को राहत मिले। हे ईश्वर।
और लौटते वक्त काली घाट के मंदिर में काली मैया से भी प्रार्थना की थी। एक मिट्टी के सकोरे में प्रसाद ले आया था, जिसको मेम भाभी ने बड़ी ही भक्ति भाव के साथ खाया था और खाकर हाथ धो लिए थे। पत्ते पर लगे काली जी के सिंदूर से माथे पर बिंदी भी लगाई थी। इतने कष्ट में भी मेम भाभी के धैर्य और सहनशीलता को देखकर मैं दंग रह गया। मेरी माँ, रंगा चाची या बड़ी ताई किसी में भी ऐसी भक्ति नहीं देखी थी। अलकेश भैया के लिए क्या नहीं कर सकती थी मेम भाभी। मंत्रित जल पिलाने से अगर अलकेश भैया की बीमारी ठीक हो सके तो वो भी पिलाने को तैयार। काली मैया का प्रसाद खाने से अगर ठीक हो सके तो वो भी खा लेगी। दिन पर दिन मेम भाभी की सेवा और उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी, पर ऊपर से किसी को भी उसकी उत्कंठा का आभास नहीं मिलता था। आखिर बड़ी ताई को मजबूर होकर ये कहना ही पड़ा, अलकेश तो मेम से शादी करके निहाल हो गया। रंगा चाची ने कहा, हाँ री, अलकेश के बिस्तर से लगी रहती है वो, पल भर के लिए भी नहीं उठती। भला कोई मेम भी इतना कर सकती है बहन? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर कर सकती है। हमारे ऑफिस के डिकिंसन साहब की पत्नी भी काली पूजा का प्रसाद खाती थी। मेम भाभी को लड़की के रूप में प्रहलाद का अवतार कहकर कोई अतिशयोक्ति नहीं की गई थी। मुझे ऐसा लगा कि इतने दिनों में आज पहली बार मेम भाभी का असली रूप देखा है मैंने। सिर्फ मेम नहीं, सिर्फ हिंदू भी नहीं, सिर्फ मुसलमान भी नहीं, नारी और पुरुष के बाहरी रूप की ओट में छिपा असली व्यक्तित्व तो हरदम सामने आता नहीं। ड्राइंग रूम का व्यक्तित्व ही तो व्यक्तित्व का असली रूप नहीं होता। मुझे महसूस हुआ कि इतने दिनों तक मैंने मेम भाभी के जिस रूप को देखा था या उससे संबंधित जैसी भावनाएं मन में रखी थी, वही सब कुछ नहीं थी, बल्कि अलकेश भैया की बीमारी के दौर में ही असली रूप पहचान पाया हूँ। पर हाय री किस्मत, मनुष्य को पहचान पाना क्या इतना सहज है? मैले कपड़े और गोरे रंग से ही क्या व्यक्ति के बारे में सही राय बनाई जा सकती है? दरअसल मेरे लिए उस वक्त तक और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। जिस दिन अलकेश भैया की मृत्यु हुई थी, उस दिन भी मैंने मेम भाभी का अपूर्व सौंदर्य देखा था। जिस मेम भाभी की आंखों में इतने दिनों तक इतना पानी देखा था, उस दिन मानो शोकवश उनकी आंखों का वो पानी भी सूख गया था। किसी के शोक में मनुष्य इतना खूबसूरत लग सकता है, इतना पवित्र दिख सकता है, इतना स्निग्ध लग सकता है, ये उस दिन पहली बार ही जाना था मैंने जाना कि दुनिया में किसी का शोक सुनने का किसी के पास समय नहीं है। ये दुनिया कहती है, जो गया जाने दो, जो बचा है उसकी बात करो, जो गया वो तो गया ही, पर तुम तो मौजूद हो, अतः मैं तुम्हें ही स्वीकार करता हूँ। मेरा विवाद, प्रणय, परिणय, प्रतियोगिता आदि जो भी है वो सिर्फ तुमसे ही है। मुझे याद है कि उस निर्जन घर में चुपचाप अकेला गया था कि मेम भाभी को धीरज बंधाऊंगा, पर मैं क्या उसे धीरज बंधाता, बल्कि मेम भाभी को मुझे ही धीरज बंधाना पड़ा। मेम भाभी ने कहा, छी छी, ये क्या, चुप हो जाओ, ऐसे भी कहीं रोया जाता है? मेम भाभी के इस ढाढ़स बंधाने से मेरा रोना और भी बढ़ गया। मेम भाभी ने मेरे बालों में हाथ फिराते हुए कहा, सभी क्या हमेशा जीवित रहते हैं पगले? एक ना एक दिन तो सभी को मरना होगा। तुम, मैं या कोई भी दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। सभी को जाना है, किसी को पहले और किसी को पीछे। मेम भाभी की बातें कौन नहीं जानता, और भला किसने नहीं सुनी? फिर भी अद्भुत आश्चर्य सा हुआ मुझे। मेम भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर सचमुच बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, इतने दिनों बाद आज समझा है मैंने तुम्हें। तुम बिल्कुल पाखंडी हो मेम भाभी। तुम अलकेश भैया को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इतने शोक में भी मेम भाभी हंसने लगी थी। बहुत ही मधुर लगी थी वो हंसी। बोली, प्यार और चाहत को तू भला क्या जानता है रे? बित्ते भर के छोकरे हो तुम अभी। मैंने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम मेम साहिबाएं प्यार कर ही नहीं सकती। मेम भाभी वही मधुर हंसी हंसती रही। बोली, एकदम से समूची जाति पर ही लांछन लगा दिया रे। मैंने कहा, तो फिर ये क्या बात हुई कि अलकेश भैया मर गए और तुम रोई भी नहीं? मेम भाभी ने कहा, शायद रोने से ही प्रेम का पता चलता है। मैंने कहा, जो प्यार करती है वो भला रोए बिना कैसे रह सकती है? मेम भाभी पता नहीं क्या कहने जा रही थी, पर एकाएक खुद को संभाल लिया और बोली,
खैर जाने भी दो, मैं तुमसे इस विषय पर तर्क नहीं करूंगी। तुम कुछ समझते तो हो नहीं। ये कहकर तुमने तो किनारा कर लिया, पर लोग तो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं मेम भाभी, उसका क्या करोगी? मेम भाभी ने कहा, मेरी निंदा करते हैं तो मेरा क्या जाता है, जरा सुनो तो। मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हारी बुराई करने का क्या अधिकार है उनको? मेम भाभी ने कहा, करने दो, भली तो मैं पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं कही जाती हूँ। इसके अलावा, कहते कहते पल भर को वो चुप रहकर फिर बोली, इसके अलावा जिसके कारण इतनी दूर आई, इतनी मुश्किल से अपने देश को भुलाया, साड़ी पहनना शुरू किया, बिंदी सिंदूर महावर आदि को कितनी तकलीफ सहकर स्वीकार किया था, जब वही नहीं रहा तो अब कौन क्या कहता है, ये सोचकर मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? मैंने कहा, वे सब कहते हैं कि तुम वापस विलायत चली जाओगी। मेम भाभी उसी तरह मुस्कुराकर बोली, सच? मैंने कहा, सच, सभी यही कहते हैं। तुम्हें क्या चिंता है मेम भाभी, तुम लोग कितने पैसे वाले हो, अगर तुम अपने देश लौट गई तो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा, तुम अपने माँ बाप से फिर मिल सकोगी। मेम भाभी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुनकर न जाने वो क्या सोचने लगी, लगा वो अधिक गंभीर हो गई है। कुछ देर चुप रहकर मैंने कहा, क्या सचमुच तुम चली जाओगी मेम भाभी? अचानक मेम भाभी बोली, तू घर जा पगले, इस वक्त मुझे एकदम अकेले रहने की इच्छा हो रही है। मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ, अभी तू घर चला जा। मैं अचंभित सा रह गया। बोला, क्यों मेम भाभी, मैंने क्या किया है? मेम भाभी ने कहा, ये सब बाद में बताऊंगी, अभी तू जा भाई। कहकर उसने बाहर की ओर आहिस्ता से धकेल लिया और मेरे खड़े खड़े ही दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन दिन पर दिन मेम भाभी का रूप मेरे लिए अबूझ होता गया। अब मेम भाभी को पहचानना भी दूभर हो गया था। अलकेश भैया के घर में मेम भाभी का जो रूप मैंने देखा था, चाहे वो अलकेश भैया के साथ कार में घूमने जाने का समय हो या फिर किसी आत्मीय स्वजन से मेल मुलाकात करने का समय हो, अब लगता है उससे इनका मानो कोई संबंध ही ना हो। हम सभी को ये उम्मीद थी कि अब मेम भाभी सीधी विलायत चली जाएगी, क्योंकि कितनी ही मेम साहिबाएं पति के मरने से पहले ही सब छोड़ छाड़ कर विलायत चली गई थीं। फिर इसका तो पति ही मर गया है, इसलिए इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं थी। अलकेश के अलावा मछली ताई के और कोई नहीं था, पर अलकेश भैया के मरने के बाद एक चचेरा भाई पता नहीं कहाँ से आ टपका। मेम भाभी तब तक पूर्ण रूप से हिंदू विधवा बन चुकी थी। सिर के बाल उसने फिर से छोटे छोटे छटवा डाले, सिंदूर पोंछ डाला, कोरे सफ़ेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, एक टाइम उपवास करना शुरू कर दिया, निरामिष भोजन खाने लगी। प्याज लहसुन की तो बात दूर की रही, उसने मसूर की दाल भी खानी छोड़ दी। एकादशी पूर्णिमा आदि सभी व्रत भी करने लगी थी वो। रंगा चाची ने कहा, भाई मेम तो बहुत देखी पर ऐसी नहीं देखी। बड़ी ताई ने कहा, मैंने तो सुना है कि वो पत्थर की थाली में खाना खाती है। माँ ने कहा, पहले तो सबने ये कहकर उसकी बुराई शुरू कर दी थी कि वो सिगरेट पीती है, अब कहो। पिताजी ने कहा, देख लेना, अब मेम बहू दीक्षा लेगी, प्राय ऐसा ही होता है। हमारे डिकिंसन साहब की बहू ने भी अंत में मांस मछली खाना छोड़ दिया था। सचमुच मेम भाभी को अब पहचानना भी मुश्किल था। एक तो यूं ही उसके बाल सुनहरे थे, अब विधवा होने के बाद वे और भी रूखे हो गए थे। सुबह उठकर पूजा करने बैठ जाती, फिर अपने लिए चावल की 2 मुट्ठियों का भात स्वयं ही रांध लेती, बस उसके बाद और उसे कोई काम ही नहीं रहता। अलकेश भैया का मकान सुनसान पड़ा रहता, कहीं किसी प्राणी मात्र की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती, कहीं कोई भी आहट नहीं। सिर्फ एक नौकर था जो बाजार का सौदा सुल्फ खरीद लाता था या घर का कोई काम कर देता। उस दिन मेम भाभी के पास गया तो देखा कि वहाँ पूजा की तैयारी हो रही थी। मुझे देखकर वो बोली, तू आ गया, अच्छा ही हुआ, आज पुरोहित जी भागवत की कथा पढ़ने आएंगे। मैंने पूछा, तुम इन सब में विश्वास करती हो मेम भाभी? मेम भाभी मुस्कुराई, बोली, क्यों, इसमें विश्वास रखना भी क्या किसी एक का ही एकमात्र अधिकार है? मैंने कहा, हाँ ये भी ठीक है, अविश्वास से तो विश्वास का दिखावा करना ही बेहतर है। मेम भाभी ने कहा, अगर मेरा किया सब कुछ ढोंग और दिखावा ही लगता है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैंने पूछा,
तो क्या तुम्हारे इन सब ढकोसलों पर मैं विश्वास करूं? यही चाहती हो तुम? मेम भाभी ने कहा, तुम्हें विश्वास करने को कहता ही कौन है रे? और किसी के विश्वास करने ना करने से भला मेरा क्या बनता बिगड़ता है? जरा ये भी तो सुनूं। मैंने कहा, पर मेरे दिल पर चोट लगती है मेम भाभी। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर कभी मैंने ही कितने प्रयत्नों से तुम्हारे पैरों में महावर रचाया है, माथे पर बिंदी लगाई है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेम भाभी हौले से हंसी, बोली, अलग कहा करता था कि उससे शादी करके मैंने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, जबकि तुम ही बताओ, भला किसी को मुसीबत में डाल सकना क्या किसी के हाथ की बात है? उस पर भी अगर कोई दुख उठाए या आफत में फंस जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं होती, ना अलग पर, ना मुझ पर और ना तुम पर। कहते कहते मेम भाभी फिर मुझे उतनी ही खूबसूरत लगा जैसे बाहरी वैधव्य के अंतराल में फिर से मानो मन का वही रंग प्रस्फुटित हो उठा हो। मेम भाभी ने फिर कहना शुरू किया, माँ कहा करती थी, तुम्हारा ये खिलवाड़ किसी दिन तुम्हारा काल साबित होगा। पर तब तो मुझे यही लगता था ना कि जिंदगी में खेल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। मैं सोचती थी सब कुछ एक फूंक मारकर उड़ा सकती हूँ। जीवन, जवानी, स्वास्थ्य, सम्मान, सभी कुछ मेरे लिए खिलवाड़ की सामग्री भर थे। सो सचमुच भाई, आखिर ये खिलवाड़ मेरे लिए काल ही सिद्ध हो गया। मैंने पूछा, सो कैसे? मेम भाभी ने कहा, उस समय मैं किसी का भी कहना सुनती थी भला? जो मन में ठीक जचता वही करती। मोहल्ले के लोग हम दोनों की जवानी की आंच में झुलसकर बेचैन रहते। हम दोनों से मतलब है मैं और डोरा, पर हम दोनों में भूल मैंने की। मैंने पूछा, कैसी भूल? मेम भाभी ने कहा, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि एक भूल को छिपाने के लिए व्यक्ति 10 भूलें और करता है। उन 10 भूलों द्वारा अपनी एक भूल को ढकना चाहता है। एक छोटी सी भूल के एवज में 10 भूलों का ब्याज देकर मूल को मुक्त करवाना पड़ता है। अतः मैंने भी यही किया। मैंने पूछा, पर तुम्हारी भूल क्या थी? मेम भाभी ने कहा, दरअसल उसे भूल नहीं कह सकते। मैंने पूछा, भूल नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं? मेम भाभी ने कहा, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, सारी बातें तुम्हारे सुनने की नहीं है। अगर सुन भी लोगे तो समझोगे नहीं। थोड़े और बड़े हो जाओ तब बताऊंगी। मैंने कहा, उस समय तक क्या तुमसे मेरी मुलाकात फिर होगी? तब तक क्या तुम यहीं रहोगी? मेम भाभी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो जाऊँगी कहाँ? ये सुनकर मानो मैंने राहत की सांस ली। फिर भी इतनी देर से जो बात लाख कोशिशों के बावजूद मुंह से नहीं निकल रही थी, अब सहसा ही कह बैठा। मैंने मेम भाभी से पूछा, क्या उन लोगों ने तुम्हारे नाम मुकदमा दायर कर दिया है मेम भाभी? इस बात को सुनकर भी मेम भाभी के चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। जिस ढंग से वो पहले बैठी थी अब भी उसी तरह बैठी रही। बोली, तो तुम्हारे कानों तक भी खबर पहुंच ही गई? मैंने कहा, अलकेश भैया तो रहे नहीं, उनके अलावा इस देश में तुम्हारा और था ही कौन? अब मामले मुकदमे के लिए दौड़ धूप या देखभाल कौन करेगा? क्षण भर मेम भाभी चुप बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बोली, देख, अलग तो बहुत भला और सीधे सरल स्वभाव का था। हम जिस देश की लड़कियां हैं ना, उस देश में बचपन से ही हमारा कई पुरुषों से साबका पड़ता रहता है। उनके होठों एवं अंगुलियों की हरकत देखकर ही हम बता सकती हैं कि वे क्या चाहते हैं। इस देश की लड़कियों की तरह प्रायः हम मर्दों को समझने पहचानने में गलती नहीं करती। मैं अनगिनत लोगों से घर में, घर के बाहर, डांस में, समाज में, गिरजाघर में आदि में मिलती रही हूँ। इस आधार पर यह मानना पड़ेगा कि अलग बहुत अच्छा आदमी था। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेम भाभी बोली, यहाँ के कितने ही छोकरे हमारे देश में जाकर अपनी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। जिसकी आर्थिक अवस्था यहाँ बहुत ही संगीन है, वो भी वहाँ जाकर अपने को प्रिंस बनकर दिखाने की कोशिश करता है और रुपए मोहरों का प्रलोभन दिखाता है। पर अलग ने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने पूछा, अलकेश भैया के साथ तुम्हारा परिचय किस तरह हुआ मेम भाभी? मेम भाभी इस बात का कोई जवाब न देकर दूसरी ही बात कहने लगी।
जितने दिनों तक मैं लड़कों के साथ प्रेम या यारी किए घूमती फिरती रही, उतने दिनों तक मुझे यही लगता रहा कि यही सब कुछ है, यही ठीक है। ज़िंदगी में यारी दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं सोचती पति रुपए कमा कर लाएगा और मुझे अच्छे ढंग से खिला पिला कर सुख से रखेगा। मुझे सुख से रखने की जिम्मेदारी मानो उस अकेले की ही हो और मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य ही ना हो, जैसे मेरा काम सिर्फ खिलवाड़ करना ही हो। मेम भाभी चुप हो गई। थोड़ा समय यूं ही मौन वातावरण में बीत गया। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं सोचती जो मुझे चाहत भरी नज़रों से देखेगा मैं उसी के लिए श्रृंगार करूंगी, जो मेरा गीत सुनकर प्रशंसा करेगा उसी के लिए गीत गाऊंगी, जो मेरे साथ डांस करके अपने को धन्य मानेगा, उत्तेजित होगा, उसके ही साथ डांस करूंगी। बस इसके अलावा मानो मेरा कोई काम ही न था। थोड़ी देर चुप्पी साधकर मेम भाभी ने फिर कहना शुरू किया, पर मेरा ये भ्रम टूट गया भाई। जब अलग से शादी करके यहाँ आई तब मेरा ये भ्रम टूट गया। अलग से शादी ना करके किसी और से शादी करती तब भी मेरा वो भ्रम अवश्य टूटता, और ये ज़रूरी भी था कि मेरा वो भ्रम टूटे। मैंने पूछा क्यों? मेम भाभी ने जवाब दिया, तुम्हारे देश के लड़के लड़कियों की तो शादी हो जाती है, पर हम लोग खुद करते हैं। मेम भाभी ने कहना जारी रखा, भाई हमारे समाज की लड़कियों में संयम की आवश्यकता है। हम अपनी पसंद में ज़रा भी चूके कि बस मारे गए। प्रेम में ज़रा भी भूल हुई कि सब खत्म। हम लोगों में कानून माना जाता है और तुम लोगों में नियम। कानून बदला जा सकता है, यानी पति को छोड़कर भी जाया जा सकता है, पर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होने जैसे नियम को नहीं बदला जा सकता। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर तुमने अलकेश भैया से कानूनबद्ध होकर शादी की थी, इसलिए उसे छोड़कर भी जा सकती थी तुम। मेम भाभी ने कहा, कहाँ जाती? मैंने कहा, तुम्हारे जाने की जगह का भी अभाव है क्या? अलकेश भैया के सारे रुपए तो तुम्हें ही मिले हैं ना, फिर तुम इतनी मुसीबतें क्यों झेल रही हो? मेम भाभी ने पूछा, सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा है ना? मैंने कहा, आश्चर्य होने की तो बात ही है। इस देश में जितनी भी मेमें ब्याह कराईं, उनमें से पति के मरने के बाद इस देश में कोई नहीं टिकी। पता नहीं मेम भाभी क्या सोचने लगी। पल भर बाद बोली, पर मेरे जैसी दुर्घटना भी तो किसी के जीवन में नहीं घटी। मैंने पूछा, एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। जो लोग लड़कियों को रहस्यमयी समझते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर लड़कियाँ रहस्यमयी हैं तो पुरुष भी रहस्यमय होते हैं। मनुष्य मात्र ही रहस्यमय है। जितनी देर तक हम किसी दूसरे के मन की बात न जान लें, उतनी देर तक वो हमारे लिए रहस्य ही बना रहता है। पर मेम भाभी मुझे किसी दिन भी रहस्यमयी नहीं लगी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। मैं मेम भाभी के बेटे की उम्र का था। यद्यपि मेम भाभी के कोई लड़का नहीं हुआ, पर उसे लड़का होता तो मेरा हम उम्र ही होता। मेम भाभी लगभग अलकेश भैया की हम उम्र थी, इसलिए मैंने सोचा उक्त दुर्घटना शायद ऐसी कोई बात होगी जो मुझे बताने लायक नहीं है, या वो इतनी दुखपूर्ण होगी जिसे सुनकर मैं रोना धोना न शुरू कर दूं, इसलिए वो नहीं बताना चाहती। बाद में ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़नी शुरू हुई, त्यों त्यों हर चीज़ बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से मुझे ज्ञात होने लगी। जैसे जैसे मुझ पर शासन का दबाव कम होता गया और आज़ादी की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे सभी परिचित और घनिष्ठ व्यक्ति मुझसे दूर खिसकते गए। पहले जो लड़कियां बिल्कुल मुझे पास बुलाकर मेरे साथ बात करती थीं, वे मुझे देखते ही कुछ सतर्क हो जाती। मझले भैया ने दाढ़ी बनानी शुरू कर दी और धोती के नीचे अंडरवियर भी पहनने लगे थे। मौसेरी बहन ने मुझे बहुत दिनों बाद देखा था, अतः बोली, तेरी आवाज़ इतनी मोटी क्यों हो गई है रे? मैं छिपा छिपा कर कई तरह की किताबें पढ़ता। फलस्वरूप मुझे बहुत सी बातों का पता चल गया था। कॉलेज के मित्र कोर्स की किताबों में दबाकर अन्य तरह की किताबें भी साथ लाया करते और जीवन की बहुत सी कहानियाँ सुनाते। मैं सबसे छिपकर पिक्चर भी देखा था। पिताजी पूछते, इतना दुबला क्यों हुआ जा रहा है रे?
मेरे पास जब करने को कोई काम ना होता तब मैं मेम भाभी के पास जाता। यद्यपि पहले का सा वो सानिध्य मुझे नहीं मिलता था, पर अपने मन की नई अभिज्ञता के साथ मेम भाभी को मैं मिला जुला लेता। मैं और भी पैनी नज़रों से मेम भाभी को घूरता। जिन पाँवों को बचपन में अपनी गोद में रखकर अपने हाथों से महावर लगाया था, उन्हीं पैरों को बड़ी ललचाई नज़रों से देखा करता। अब मैं बड़ा हो गया तो मेरा वो अधिकार भी छिन गया। अब मुझे मेम भाभी के नज़दीक बैठने को भी नहीं मिलता। अगर मैं कभी पास बैठने की कोशिश भी करता तो मेम भाभी दूर खिसक जाती थी। हम लोग पहले की तरह बातचीत अवश्य करते, पर पहले का सा वो अपनत्व अब नहीं मिलता था मुझे। सिर्फ मेम भाभी ही नहीं, बल्कि समूची पृथ्वी ही मानो मुझसे दूर खिसक गई और मैं अकेला रह गया था। अब पहले की तरह घड़ी घड़ी माँ व पिताजी के पास भी नहीं जाता था। इसके अलावा मेम भाभी के पास भी हरदम नहीं जा पाता। अब तो भीतर से दरवाज़ा बंद किए कमरे में अकेले पड़े रहना ही मुझे अधिक अच्छा लगता। इसी बीच एक दिन मैंने सुना कि मेम भाभी मुकदमा हार गई। ये खबर कानों में पड़ते ही मैं भागा दौड़ा मेम भाभी के यहाँ पहुँचा। मेम भाभी कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम कहाँ जाओगी मेम भाभी? मेम भाभी ने उसी मधुर मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा और बोली, मेरे कारण शायद तुम्हें रात को नींद भी नहीं आती होगी। मैंने कहा, मजाक छोड़ो, मुझे सचमुच ही नींद नहीं आती मेम भाभी। मेम भाभी ने कहा, मेरे पास नींद की दवाई है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती मेम भाभी? ओह, कितने अचरज की बात है। सचमुच मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेम भाभी कोर्ट में जाकर बोल आई है कि वो मकान छोड़ देगी। वो सिर्फ 2-1 महीने का समय चाहती है। 2-1 महीने में कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही लेगी, और अगर ना भी कर सकी तो यकीनन घर खाली कर देगी। मैंने कहा, तुमने अपील क्यों नहीं की मेम भाभी? ये तुम्हारा ही तो मकान है। अलकेश भैया का चचेरा भाई कहाँ से बीच में आ टपका इस मकान पर अपना हक जमाने के लिए? तुमने हामी भरी ही क्यों मकान छोड़ने की? मेम भाभी फिर मुस्कुराई, बोली, उन्होंने ये अच्छा ही किया है रे। मैंने कहा, अब शायद तुम विलायत चली जाओगी। मेम भाभी बोली, जिस देश से एक बार चेहरे पर कालिख पोत कर चली आई, वहाँ अब दोबारा लौट कर नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा, क्या अलकेश भैया से शादी करने से सचमुच ही तुम्हारे चेहरे पर कालिख पुत गई? मेम भाभी ने कहा, क्या सिर्फ चेहरे पर ही? सच तो ये है कि अब बाकी ही क्या रह गया है। अब अगर अपना जला मुंह लेकर वहाँ जाऊंगी तो सब मेरे चेहरे पर थूकेंगे, क्योंकि उस वक्त सभी ने मुझे मना किया था। मैंने कहा, तब फिर क्यों तुमने अलकेश भैया से शादी की? इसके अलावा इस भारत के और भी तो बहुत से लोगों ने मेमों से शादी की है, पर उनमें से तो किसी मेम को अपने पर इस कदर शर्म नहीं आई। उनके तो चेहरे पर कालिक नहीं पुती। वे तो ज़रा सी अनबन होते ही अपने बच्चों को लेकर वापस अपने देश लौट जाती है। मेम भाभी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतना रुपया है, तुम्हारा खुद का मकान है, तुम्हें क्या चिंता है मेम भाभी? तुम यहाँ रहकर क्यों ये कोरा थान पहनकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हो? तुम्हें किसकी गरज पड़ी है? पल भर चुप रहकर मैंने फिर कहा, इसके अलावा अलकेश भैया भी तो बहुत सा रुपया कमाते थे। हजारों रुपए की मासिक आमदनी थी उनकी। अतः इतने दिनों में तो तुमने काफ़ी रुपए इकट्ठे कर लिए होंगे। उन्हीं रुपयों से मकान क्यों नहीं खरीद लेती, जबकि वे लोग तुम्हारे हाथों इसे बेचने को तैयार भी हैं? मेम भाभी उसी तरह मुस्कुराती रहीं। बोली, अरे नहीं भाई, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कल के लिए खाने तक को पैसे नहीं हैं। मेम भाभी ने आगे कहना शुरू किया, रुपए नहीं हैं, इसीलिए तो अटॉर्नी वकील को ज़्यादा रुपए नहीं दे पाई। विदेशी लड़की हूँ, इसीलिए यहाँ किसी ने मेरी सहायता भी नहीं की। कितने ही दिनों तक कोर्ट की दौड़ धूप कर चुकी, पर कोई फ़ायदा नहीं निकला। सुनकर मैं स्तंभित रह गया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अलकेश भैया की 1 महीने की आमदनी 5,000 रुपये थी। इतने सालों में तो कितने ही रुपए इकट्ठे हो जाने चाहिए थे। सब कहाँ गए, किस तरह उड़ गए? मेम भाभी तो इतनी खर्चीली भी नहीं है। अब मेरी समझ में आया कि क्यों मेम भाभी ने कार बेच दी, क्यों नौकरों की छुट्टी कर दी, क्यों एक टाइम खाना खाती है। इन सभी बातों की ओर मेरा ध्यान गया और सहसा मेम भाभी की दरिद्रता मेरी नज़रों के सामने प्रखर होकर मेरे दिल को तार तार कर गई।
जिसको मैं इतने दिनों से मेम भाभी का शोक प्रतीत समझता था, जिस बात को श्रद्धा से देखता था, आज उस सब को दरिद्रता महसूस कर मन करुणा से भर उठा। मुझे लगा कि मैंने उन आज मेम भाभी का आत्मीय बनकर सचमुच ही फिर से उनका सानिध्य पा लिया है। जिस निसंगता को मन ही मन इतने दिनों से मैंने पाल रखा था, वो आज बिल्कुल खत्म हो गई। मेम भाभी मानो चंद लम्हों में ही मुझे अपनी अत्यंत आत्मीय महसूस हुई। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो मेम भाभी, एक चीज़ तुम्हें मुझसे लेनी ही होगी। कहकर पॉकेट में पड़े 2 रुपए निकालकर मैंने मेम भाभी के हाथ में ठूंस देने चाहे। साथ ही साथ मैंने कहा, मेरे पास और कुछ तो है नहीं। लेकिन कुछ और कह पाता इससे पहले ही मेम भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी से मेम भाभी का सर्वांग नाच उठा। बोली, पगला कहीं का, मैंने तुझसे सब कुछ झूठ कहा और तूने इतनी जल्दी विश्वास भी कर लिया। चल हट, मेरे पिताजी के पास बहुत रुपए हैं। मैं चकित सा रह गया। मेम भाभी की ये कैसी रसिकता है, यही सोचकर मैं गूंगा सा मेम भाभी के चेहरे को एकटक देखता रहा। मेम भाभी उसी तरह हंसते हंसते बोली, मैं अपने माता पिता की इकलौती दुलारी लड़की हूँ। आज अगर मैं एक खत लिख दूँ तो उसी क्षण यहाँ के बैंकों में मेरे नाम हज़ारों रुपए आ सकते हैं, मालूम है तुझे। मैंने कहा, तो फिर तुम पत्र लिख दो ना मेम भाभी, रुपए देकर ये मकान खरीद लो ना। मेम भाभी ने कहा, अरे बस रहने भी दे, ऐसा करने से अलग की स्मृति का अपमान होगा। अलग स्वर्ग गया है और वहाँ बैठा सब देख रहा है। तो दोस्तों, भाग 3 में कहानी बस यहीं तक। अब आगे की कहानी मैं आपको भाग 4 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।